Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss our next lecture series on CUCAT 2021, that is on the previous year question paper discussion for the subject Environmental Sciences. So again Environmental Science के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है और हमारा कोड है PGQP32। ओके, सो ये लेक्चर 8 होने वाला है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में तो उनको आप सब ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं एंड यू शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर क्लासेस। सो जिनको अभी क्लासेस लेने हैं जो कि डिटेल एनालिसिस जाते हैं सब्जेक्ट्स का और आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं related to all the MSc entrants for the environmental science session. So kindly contact in the description box number. So where in the WhatsApp number I can assist you and tell the processes about the classes that is going on. Okay. So क्योंकि बहुत जल्दी ही आने वाला CUSET का जो पेपर है तो आप सबको थोड़ा जल्दी से रिविजन्स कराना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। Let us begin the lecture. So the first question you are seeing here, it is asking the magnification of an eyepiece in a standard microscope is। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का पिक्चर हमने दे रखा है। So in this picture you can see there is a revolving nose piece that turns the objective lens। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस को ये टर्न करता है। स्टेज क्लिप्स है जहाँ पे आपका स्लाइड में उस सब्जेक्ट को रखा जाता है जिसको आप देखने वाले हो। देन स्टेज एक होता है जो कि होल्ड करता है स्लाइड को। देन डायफ्राग्राम है जो कि रेगुलेट कर रहा है आपके लाइट को। और बेस भी होता है जहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। देन देयर इज आई पीस। ठीक है, और ये आई पीस होता क्या है? द आई पीस इज ए लेंस जो कि आपके आंख के पास होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? बेसिकली इट मैग्निफाइज 10x टाइम्स। ठीक है, टू फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन मल्टीपल आईपीस का जो मैग्नीफाइंग पावर इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। अगर आपका 10 इंटू 4 है ऑब्जेक्टिव का तो 40x का आपका जो जूम है वो दिखेगा। बट जो स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है वो 10x ही होता है। ओके, तो हमारे आंसर में 10x था। समझ में आया? अगर आपका ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर 10 है और आईपीस का भी 10 है तो यहाँ पे 100x की मैग्नीफाइंग पावर दिखेगी, मतलब 100 टाइम्स वो दिखेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा। तो इस वजह से दैट इज वेरी यूजफुल दैट आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से माइक्रोस्कोप जो होता है काफी छोटे छोटे चीजों को हमको देखने में मदद करता है। समझ में आया? तो इट इज वेरी क्लियर, यू शुड नो ऑल दी व्हाट ऑल दी पार्ट्स, all the parts of a microscope। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पिक्टोरियल डायग्राम में काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है। यू शुड नो दिस थिंग्स एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत सारे चीज़ों में यूज करते हैं साइंटिफिक चीज़ों को देखने के लिए जो कि छोटे छोटे हैं बट माइन्यूट स्केल में उसको देखना होता है because of their study, so that's why it is very important। okay, in the next question, it is very important question और ये environmental science से related pollution से related बहुत ही अच्छा question है। so इसमें पूछ रहा है consider the following statement। ठीक है, यहाँ पे पूछा consider the following statement। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि लॉस एंजलिस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, तो ये जो लॉस एंजलिस स्मॉग और ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है एक्चुअली में ये रिड्यूसिंग इन नेचर नहीं होता है, ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बट अगर हम बात करें लंदन स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर तो ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इज अ की इंग्रेडिएंट ऑफ ए लंदन स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग, ये भी सही है। तो ये पॉइंटर एंड ये वाला पॉइंटर जो सही है तो इसलिए इसका आंसर बी एंड सी था। अब ये सही क्यों है ये भी जान लेते हैं।
ओके। सो बेसिकली जो लंदन स्मॉग होता है उसको क्या होता है, उसका जो एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कोल, जिसमें कि अब स्मोक की बात करते हैं, ठीक है। स्मोक का मीनिंग क्या होता है, देखो स्मोक का मीनिंग होता है स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। स्मोक प्लस फॉग होता है। तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट की बात करें लंदन स्मोक का, तो उसमें कोल होता है, कोल स्मोक होता है SO2, और स्टैग्नेंट एयर में फॉग होता है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है कि जब SO2 रिएक्ट विद O2 गिव राइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ जब इन्वॉल्व होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ओके, ये इसका क्या है, ये इसका केमिस्ट्री है इसके पीछे का। ओके, इतना तुमको समझ में आ रहा है। देन क्या होता है कि अगर मैं लॉस एंजल्स स्मॉग की बात करूं जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो क्या हो रहा है इसमें ऑटो एग्जस्ट जो निकलता है ऑटोमोबाइल से, जिसमें कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स और रॉग होता है। इसका सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में नॉक्स के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है O3NO2 प्लस पैन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नेचर है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। किस केस में, इस केस में रिड्यूस हो रहा है, किस केस में, लंदन स्मोक के केस में। जबकि लॉस एंजल्स में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो रहा है यहाँ पे कौन, लॉस एंजल्स स्मोक में। जबकि लंदन स्मोक में ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रहा है। समझ में आया। तो इसलिए लंदन स्मोक का जो आंसर था दैट वाज रिड्यूसिंग, बट आपका लॉस एंजल्स स्मोक जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, ठीक है। जिसमें कि रिएक्टिव ऑर्गेनिक गैसेस, रॉक का मीनिंग होता है रिएक्टिव ऑर्गेनिक गैसेस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है क्या, पैन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ठीक है। पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू शुड नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पैन आल्सो। ओके, ये आप गूगल में सर्च कर लेना, और पैन का जो आपका फॉर्मूला है यू शुड नो दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब वी आर डिस्कसिंग अगेन द स्मोक पार्ट। सो हियर यू कैन सी दैट इज द इंटेंस एयर पॉल्यूशन का जो सिग्नेचर है वो है स्मोक, और स्मोक प्लस फॉग को हम स्मोक बोलते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक ऑफन रिफर्स टू एज समर स्मोक, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, volatile organic carbons in the atmosphere, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स लाइक NO, NO2, VOC, while सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में इन्वॉल्व होता है तुम्हारा पैन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और एल्डिहाइड्स वगैरह यूज होते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मोक्स को बनाते हैं, तो यू शुड नो दिस थिंग्स। ओके, देन कम्स टू फोटोकेमिकल स्मोक occurs in a warm and dry and sunny climate. Photochemical smoke is oxidizing smoke, whereas classical smoke is reducing in nature. क्लियर है। फोटोकेमिकल स्मोक देखो कहाँ से निकल रहा है, ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, ये सारे फीड हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स और पैन भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद वो स्मोक बन रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा है। अब देखो ये कंडीशंस देखो कितना स्मोगी कंडीशंस है, ठीक है। तो दिस इज वेरी एयर पॉल्यूशन, एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन है, एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन है, स्मोक कंडीशन एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन है, इसमें ब्रीथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसमें बहुत सारा एयर पॉल्यूशन जमा हो जाता है, जो कि एक खतरनाक, एक तरीके से ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओके, और जो लंदन स्मॉग है उस पर तो कहानी है, इस पे बहुत पहले 1990s में, 1950s में आपका जब लंदन स्मॉग की बात हुई थी तो उस समय पे बहुत सारा डेथ भी हुआ था, ठीक है। पूरा लंदन सिटी जो था वो लंदन स्मॉग से घिर गया था, जिसको हम क्लासिकल स्मॉग भी बोलते हैं। तो इस पे एक कहानी भी है, ठीक है। तो वो कहानी तो मैं आपको आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, दैट आई विल डिस्कस इन दी सेपरेट क्लासेस, ठीक है। अगर आपको ये सारे मटेरियल्स हमारे रेगुलर क्लासेस में मिल जाएंगे, अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस यू कैन ज्वाइन इट। देन कम्स द वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है कि वर्नलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईयरली फ्लावरिंग बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स विथ, एक्चुअल में इसका आंसर लो टेम्परेचर होगा। अब क्यों है देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन क्या होता है कि स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड को चिल्ड किया जाता है फॉर 5 डिग्री सेल्सियस में 1 महीने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नो चिलिंग प्लांट का जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उसमें वो ऐसे
मुरझा जाता है। जबकि वर्नालाइज्ड प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लावर्स आते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। सो द लो टेम्परेचर वर्नालाइज्ड प्लांट्स आर क्या इज ग्रोइंग मोर हेल्दी एज कंपेयर टू तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड प्लांट, और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो वर्नालाइजेशन इज द आर्टिफिशियल एक्सपोजर ऑफ ए प्लांट्स और सीड to a low temperature in order to stimulate the flowering or to enhance the सीड प्रोडक्शन को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी यूजफुल। तो ये वर्नालाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर्स बना पाओगे। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें पूछ रहा है कि करंट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले कितना था, 250। ये बहुत साल पहले, 8 लाख साल पहले क्या था, 250 ppm था। धीरे धीरे 6 लाख साल पहले ये बढ़ के आपका 250 से थोड़ा ऊपर गया है। 300 ppm आपका बना है ये 4 लाख से 2 लाख ईयर के पहले, ठीक है। बट ये 2020 तक इसका एवरेज जितना है वो है 412.5 ppm, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। तो ये काफी हद तक इंक्रीज कर गया क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोर देन 400 ppm आपका जो है उतना पॉल्यूशन दिख रहा है। ओके, so in the next question they're asking that the present magnitude of a greenhouse effect on the earth is estimated to be about, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि the radiation temperature is lower than the observed average surface temperature, that is TE, that is about 288 Kelvin. This temperature difference is due to the greenhouse effect produced by the atmosphere, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन टेम्परेचर इज लोअर देन द ऑब्जर्व्ड एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज टी ऑफ अबाउट कितना है, 288 केल्विन। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो रेडिएशंस को क्या एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वहां पे 288 केल्विन मेंटेन करके रख रहा है। तो जो टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ऑन द अर्थ वो कैसे निकलेगा, जब आप माइनस करोगे 288 केल्विन को 255 केल्विन से। अब व्हाट इज दिस 255 केल्विन, 255 केल्विन आपका क्या होता है, थोड़ा गेस लगाओ। व्हाट इज विल बी द 255 केल्विन, वो क्या होगा, किसका टेम्परेचर होगा 255 केल्विन, 255 केल्विन किसका टेम्परेचर होगा। बताओ बताओ भाई। देखो ये जो होता है, दिस इज अर्थ हैज ए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है अर्थ का, क्योंकि होता है 255 केल्विन और दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बट सरफेस टेम्परेचर जो होता है, दिस इज सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो आपको अर्थ का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को माइनस करना है 288 केल्विन से, तो आपका ये 33 केल्विन आएगा। अब उसको केल्विन में डिफरेंस को लिखो या सेल्सियस में लिखो, वो वैल्यू सेम आएगा। तो 33 केल्विन हो या 33 डिग्री सेल्सियस हो, सेम है। दैट्स व्हाई आंसर इज 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप कि ये जो लेक्चर था वो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, और आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप लोगों को सीरियस
लीट प्रिपरेशन करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस दैट इज हैपनिंग नाउ. So our batches already started, so you can join in our regular classes and go through your preparation. Okay, so all the best for the upcoming exam. Have a nice day.